सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि आप एक स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाइए, क्योंकि 3 मंथ्स की प्रिपरेशन में जो मैंने सारी प्रीलिम्स जितनी भी दी थी, सारी ही प्रीलिम्स मेरी क्लियर हुई हैं। और जो मैंने मेन एग्ज़ाम एक ही दी थी वो भी क्वालिफाई किया मैंने, और वो भी सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इतना तो पता चलता है कि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, कि मैंने मेन सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर से निकाला एस बी आई पी ओ का। तो ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि यार क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे आपने पढ़ाई की, तो इसीलिए आज का ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मैं आपको, देखो, कहाँ से कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है या फिर क्या बोलते हैं कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये सब तो बहुत लोग बता देंगे आपको। ठीक है, ये सब ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं और सब अपने अपने हिसाब से लोग चूज़ करते हैं। लेकिन मैं 7-8 कुछ मेजर चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपको करनी है। ठीक है, वो 7-8 मेजर मेजर चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। मतलब बाकी फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी डिटेल्स हैं। बाकी ये 7-8 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से मुझे लगती है प्रिपरेशन में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एक चीज़ को आपको नहीं भूलना है। वो चीज़ क्या है? मॉक्स। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट के बिना तैयारी नहीं हो पाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मॉक टेस्ट आपको रियलिटी के करीब रखता है। मॉक टेस्ट जब आप देना स्टार्ट करोगे, जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था तो मेरे बिना तैयारी के, तैयारी शुरू भी नहीं की थी, उससे पहले भी मैंने एक मॉक टेस्ट दिया। ठीक है, और जब तैयारी खत्म हो, पहला दिया तब 13 मार्क आए थे, और जब आखिरी दिया तो मैं 60+ स्कोर करने लगा था। सो मॉक टेस्ट आपको रियलिटी के करीब कैसे रखता है कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। बहुत बड़ा रीज़न ये है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो आपके ख्यालों में या आपकी आपके दिमाग के अंदर आपको ऐसा लग रहा होता है कि मेरी तैयारी हो रही है, लेकिन आप रियलिटी में आपकी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है, इससे आप दूर चले जाते हो। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप मॉक टेस्ट जरूर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट हर हफ्ते देने से आपको वो बार बार आपकी रियलिटी के पास ले आएगा कि भाई तू जो सोच रहा है वो और जो रियलिटी वो यहाँ, उसके बीच का जो गैप है ना, उसको कम करता रहेगा वो। तो आप एकदम रियलिस्टिकली आगे बढ़ते चले जाओगे कि भाई 13 आए थे पिछली बार, इस बार 15, तो आपको एकदम एक एक क्वांटिटेटिव आइडिया लग जाएगा कि मेरी कितनी तैयारी हुई है और कितनी हो रही है। तो मॉक टेस्ट के स्कोर्स कुछ ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, बट ग्रेजुअली वो अपर डायरेक्शन में ही ग्रो करते हैं मॉक टेस्ट के स्कोर्स। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको देने ही देना है। और मॉक टेस्ट का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि मॉक टेस्ट आपको एक शॉर्ट रिवीजन करा देता है। 25 दिन पहले एक टॉपिक पढ़ा था, आज मैंने जो टॉपिक पढ़ा वो तो मुझे याद है, लेकिन 25 दिन पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो मुझे याद है या नहीं। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपके सामने हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जब आप उन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, सो आपने जो पहले टॉपिक्स करे हुए हैं, जो 2 महीने पहले भी करे हुए हैं, उसका एक हर हफ्ते रिवीजन, एक शॉर्ट रिवीजन जैसा होता रहता है। तो आपको बैठ के हर एक चीज को बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और मॉक देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाद में उन मॉक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो आप मॉक्स को सॉल्व करोगे ना, उसके अंदर आपका एक थोड़ा सा एक बेटर टाइप का रिवीजन और हो जाएगा, जहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं हुए, जो जो कॉन्सेप्ट आपसे सॉल्व नहीं हुए या जो आपको याद नहीं आ रहे, उनको आपने फटाफट रिवाइज कर लिया कि ये वाला क्वेश्चन था, अच्छा इसको ऐसे करना था। सो हर हफ्ते एक तरीके का आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपकी तैयारी के रियलिस्टिकली क्लोज भी रखता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और ये आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखा देगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनका उनका ऐसा लगता है कि यार सॉल्व तो हम कर लेते हैं लेकिन हमारा टाइम में पेपर नहीं होता है। तो ये इससे आपकी वो भी स्पीड धीरे धीरे आएगी। तो ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मॉक टेस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेगुलर स्टडी। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो एक दिन में 10 घंटा पढ़ लेंगे। आज तैयारी मैंने चालू की, आज मैंने 10 घंटा पढ़ लिया, लेकिन फिर दूसरा दिन जैसे ही आता है, मतलब 2-3 दिन पढ़ लिया, फिर चौथे दिन पढ़ाई बंद कर ली। तो एक हफ्ते में 3 दिन 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि 7 दिन 3-3 घंटा पढ़ो। ठीक है, रेगुलर स्टडी आपको करनी है। ऐसे बहुत सारे दिन होंगे, मैं आपको, देखो, उन दिनों पे जब सब तैयारी कर रहे हैं तब तो आप भी तैयारी कर रहे हो,
लेकिन जब डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, जब मन नहीं हो रहा होता है पढ़ने का, जब आलस आ रही होती है, उस टाइम पे जो पढ़ रहा है ना वो आदमी सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, तो जिसको मन नहीं है और वो तब भी पढ़ना सीख गया, वो आदमी सिलेक्शन ले जाएगा। ये बात मेरी याद रखना। और हर एक के हर हफ्ते में ऐसा तो दिन हो गई, हफ्ते में से 2 दिन 3 दिन या 1 दिन ऐसा दिन हो गई कि आपको लगेगा नहीं पढ़ना है यार, ये क्या बहुत हो गया, ये मैं रोज यही करे जा रहा हूँ, नहीं करना मेरे को। लेकिन उस बोर्डम को जो झेलना सीख गया, ये तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, उस बोर्डम को झेलना और हर रोज वही की वही चीज रिपीट करना, वही तुम्हें ये सिलेक्शन दिलाए। ठीक है, तो इस चीज को भूलना नहीं। ये नहीं कि 3 दिन 10 घंटा पढ़ लिया उससे कुछ नहीं होगा, 3 दिन 10 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 7 दिन तक 3-3 घंटा पढ़ो। 3 महीने में रोज 3 घंटे पढ़ना बेटर है, उससे अच्छे कि 6 महीने में से हर हफ्ते के 3 दिन में 10 घंटे पढ़ने वाला, वो 3 महीने वाला बेटर स्कोर करेगा। ठीक है, तो हर रोज पढ़ो, कुछ भी हो, कुछ भी एक्सक्यूज हो, कोई शादी है, कुछ भी अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर पढ़ाई करने की। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं तीसरी चीज पे। अब जो पहली 2 चीजें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन तो हो जाता है लेकिन क्वेश्चन जल्दी नहीं हो रहा है। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हर रोज करनी है, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हर रोज करनी है, डिवीजन की प्रैक्टिस हर रोज करनी है। ये जो कुछ चीजें ये आपको हर रोज करनी ही करनी है। जब कैलकुलेशन की आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड भी बढ़ने लगेगी। आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही है, लेकिन आपको ये 15-20 मिनट या आधा घंटा दिन में निकालना है ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि कैलकुलेशन प्रैक्टिस आप जितनी भी करोगे ना, उससे धीरे धीरे जब आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी तो एक साथ सारे क्वेश्चन में से वो 5-5 सेकंड कम करेगी। अगर एक ही कैलकुलेशन जो है वो तुमसे पहले 15 सेकंड में हो रहा था, ये 30 सेकंड में हो रहा था, वो अगर आप 25 सेकंड में हो रहा है तो इसका मतलब तुमने 5 सेकंड सिर्फ एक क्वेश्चन के नहीं बचाए, क्वांट के जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबके 5 सेकंड तुमने बचाए। तो यहाँ जितनी स्पीड बढ़ेगी उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस चीज को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और दूसरी इसी से रिलेटेड एक चीज है कि ट्रिक्स पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ढंग से कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे एक भी ट्रिक नहीं आती है, मैंने जितने प्रीलिम्स दिए वो सारे मैंने क्लियर करे हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं होती क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अगर तुम्हारे पास कम टाइम है और तुम्हें कम टाइम में प्रिपेयर करना है, तो अगर तुमको 2 साल तैयारी करनी है या 1 साल तैयारी करनी है तो अलग बात है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 2-2.5 महीने है, 3 महीने है, इतना कम अगर तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 तरीके नहीं सीख सकते हो। एक स्टैंडर्ड तरीका पकड़ो जिससे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, और कैलकुलेशन स्पीड पे फोकस करो। अगर हर चीज की ट्रिक सीखने बैठोगे ना, तो हर चीज की ट्रिक सीखते सीखते तुम्हारा कितना टाइम निकल जाएगा, और जो है सिलेबस ढंग का कवर नहीं होगा जितना अमाउंट का सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक्स पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कैलकुलेशन प्रैक्टिस पे फोकस करो और ठीक है, ये करो, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, टेबल्स को मेमोराइज करना है, एटलीस्ट 30 तक टेबल्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद करो, क्यूब्स याद करो, जो भी आपको कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं ऐसी चीजों को याद करो बस। इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई भी आदमी अगर आपको कहता है कि बिना ट्रिक्स के एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, तो वो झूठ बोल रहा है। मैं खुद हर एक प्रीलिम्स में, एक भी प्रीलिम्स में फेल नहीं हुआ, और मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए या मेंस क्लियर करने के लिए ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये था तीसरा। अब नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है हमारा एडिटोरियल। हर रोज एडिटोरियल पढ़ना है, ये एक और काम है जो आपको हर रोज करना है। एडिटोरियल तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अगर देखो द हिंदू से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं यार मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, द हिंदू समझ में नहीं आता, तो टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करो। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करो, और टाइम्स ऑफ इंडिया तो देखो समझ आ ही जाएगा, और नहीं आता ना तो उसमें वर्ड्स के मीनिंग देख देख के समझने की कोशिश करो, लेकिन इसके नीचे मत जाओ, कुछ और उठाने की जरूरत नहीं है, यहीं से स्टार्ट करो। भले तुम पहले दिन में तुम्हें कुछ समझना है, लेकिन यहीं से स्टार्ट करो, इसके नीचे मत जाओ। ये नहीं कि कोई कॉमिक बुक उठा ली, वो तुम अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन एडिटोरियल पढ़ना तो अगर तुम तैयारी बैंक की कर रहे हो, आज से एडिटोरियल तो तुम्हें पढ़ना ही है। और जब यहाँ कंफर्टेबल हो जाओ तो द हिंदू पे चले जाना।
ठीक है, क्योंकि द हिंदू इज लाइक द ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो तुम टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों करोगे, है ना, मतलब तुम्हारे पास मिसाइल होगी तो तुम बाण क्यों चलाना है तुम्हें, सही बात है। तो द हिंदू पे आ ही जाना है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू कर सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं। वोकैबुलरी में लोग क्या करते हैं कि हर रोज जो तुमने वर्ड सीखे ना, एक नोटबुक बना लो। आज जो वर्ड सीखे, मान लो आज 4 वर्ड सीखे, 1 2 3 4, ये लिख लिए तुमने, ये नोटबुक बनानी है तुम्हें वो कैप की। अब मान लो कल तुमने 4 और वर्ड सीखे, वो इसके नीचे लिख दिया तुमने, 5 6 7 8, ठीक है। अब दूसरे दिन जब तुम ये 4 वर्ड लिखोगे, तब तुम्हें ये चारों वर्ड रिवाइज करने हैं। और मैंने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जितने वर्ड सीखे थे ना, मैंने वो सारे वर्ड हर रोज रिवाइज किए। यानी कि मान लो मेरे पास 400 वर्ड्स हैं आखिरी दिन पे, तो मैंने आखिरी दिन जो लास्ट डे था उस दिन मैंने 400 के 400 वर्ड रिवाइज करे। ये कॉन्स्टेंटली तीसरे दिन आए तो तुमने और 4 वर्ड किए, तो ये सारा का सारा रिवाइज करना है, और ये नए 4 वर्ड। ऐसे जब तुम करोगे तो तुम्हारा वो क्या भूलेगा ही नहीं। भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब टाइम कम होता है ना, तो हमें एफिशिएंसी बढ़ानी होती है। हम ये स्कोप नहीं रख सकते, मान लो तुम्हें 3 महीने में एग्जाम निकालना है, फिर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं यार मेहनत भी कम हो जाए, ये नहीं होगा। तो इन चीजों को करना है। अगले दिन और 4 आ गए तो फिर उस दिन वो 4, और फिर ये सारे के सारे रिवाइज करना है। ऐसे करोगे तो एक भी वर्ड भूले, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम एक वर्ड भूल जाओ। एग्जाम के दिन में इस लिस्ट में से जो तुम्हारी लिस्ट होगी उसमें से एक भी वर्ड आया तुम्हें नहीं आया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज करनी है तुम्हें वोकैब के लिए। और एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल तुम्हारी कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा। एडिटोरियल जो तुम पढ़ रहे हो सिर्फ तुम्हें प्री नहीं निकालना है, तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें मेंस भी निकालना है। तो जो कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी तुम्हारी एडिटोरियल से इंक्रीज होगी, वो तुम्हें सीधा सीधा मेंस में सिलेक्शन दिलाएगी। मतलब इंग्लिश में जितने मार्क्स की जरूरत है वो सीधा सीधा सिर्फ ये पढ़ने से हो सकता है, कोई ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। सिर्फ ये पढ़ने से वो चीज हो जाएगी। ग्रामर के वैसे बहुत सारे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते बैंकिंग में, ठीक है, कम क्वेश्चंस होते हैं। क्या होगा, मैंने जितने भी प्रीलिम्स दिए हैं मेरे को हमेशा पता चल जाता, मेरे हमेशा इंग्लिश में फुल के करीब मार्क आए। और एक चीज मुझे पता चल जाती कि जैसे ये सेंटेंस है, ऐसा बोल दिया कि कौन से में एरर है, तो जब तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो जाएगा ना, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि यहाँ गलती है। तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ क्या गलती है, क्योंकि तुम्हें ग्रामर नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। यहाँ क्या गलती है ये तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि यही गलती है। और 10 में से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन तो तुम्हारे सही होंगे, ठीक है। तो अगर तो तुम्हें तो यही बताना है कि यहाँ क्या गलती है। अब उसमें गलती क्या है उससे हमें क्या लेना देना, कि इसमें वर्ब वो होना चाहिए था, या इसमें क्या बोलते हैं ये वाला फॉर्म होना चाहिए था, उससे हमें क्या लेना देना। हमें बस इतना बताना है ऑप्शन में ए बी और सी में से कौन सी गलती है, यहाँ गलती है, ठीक है। हमें इससे मतलब है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि इसके अंदर क्या गलती है, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। तो कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी जो एडिटोरियल और वोकैब से इंक्रीज होगी, उस पर फोकस करना है पूरा का पूरा। उसके बाद है 5th चीज। अब ये 3 चीजें तुम्हें हर रोज करनी है रीजनिंग के लिए। सारे टॉपिक्स तुम पढ़ोगे रीजनिंग के, अलग अलग टॉपिक है, तुम अलग अलग दिन पे धीरे धीरे अपने रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ोगे, लेकिन ये जो चीज है ये तुम्हें रोज करनी है। क्या चीजें रोज करनी है रीजनिंग के लिए? पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन। पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, ये रोज करनी है। चाहे तुम 5 ही करो, 5 पजल कर लो, 5 सिटिंग अरेंजमेंट कर लो, 5 ब्लड रिलेशन कर लो, लेकिन ये हर रोज करनी है। ये नहीं कि संडे है तो छुट्टी नहीं। मतलब अगर 3 महीने है तो 90 के 90 दिन तुम्हें ये तो करना ही है। इजी से स्टार्ट करो, पहले इजी वाले पजल उठाओ, इजी वाला सिटिंग अरेंजमेंट उठाओ, लेकिन आखिरी दिन तक ये तुम्हें रोज करना है। इससे तुम्हारी रीजनिंग में जो ग्रोथ होगा ना, वो और कहीं से नहीं होगा। बाकी सारे टॉपिक्स तुम पढ़ते रहो धीरे धीरे, तुम्हें पढ़ने, लेकिन तुम्हें भी पता है कि इसका जितना वेटेज है उतना किसी का। बैंकिंग में सबसे ज्यादा वेटेज यही 3 चीजों का है, तो इसको रोज करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा नंबर जब यहीं से आना है, तो इसी की प्रैक्टिस करो ना। बाकी चीजें पढ़ते रहो धीरे धीरे, वो भी पढ़नी है, वो भी मैंने भी पढ़ी थी बाकी की चीजें, लेकिन वो तो तुम कर ही लोगे वैसे भी। रीजनिंग में जो सिलेबस है, वो जो तुम्हें कवर करना है, वो तुम्हें पता ही है, लेकिन इन 3 चीजों को हर रोज करना है, ठीक है। तो ये था मेरी प्रिपरेशन का 5th पार्ट। अब आते हैं 6th पार्ट पे। क्वांट में मैंने क्या किया था। क्वांट की मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता था इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो 25 टाइप के बना देगा, एक ही कॉन्सेप्ट में 10 टाइप के क्वेश्चन हो गए। लेकिन अगर यहाँ क्लैरिटी है तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आएगा तुम सॉल्व कर लोगे,
ठीक है। तो मैथ्स की ये स्ट्रेटेजी मेरी थी, और ये मैं अपने दोस्तों को भी बोला जिनका क्या बोलते हैं, जिनका काफ़ी टाइम से प्री नहीं निकल रहा था, तो उनको भी मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई और फिर उनको काफ़ी हेल्प हुई इससे। तो ये जो है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे फोकस करो कि तुम्हें ये बात समझ आ रही है कि नहीं, कि मतलब ऐसी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसका ऐसा घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो तुम सॉल्व कर सकते हो, चाहे टाइम ज़्यादा लगे लेकिन सॉल्व कर सको। ऐसी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए बस। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है और उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, लेकिन उस पर बहुत प्रैक्टिस करने की, कोई रटने की जरूरत नहीं है उसको। यहाँ ज्यादा फोकस करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे। तो क्वांट में मेरा यही फोकस था, बाकी तुम्हें सारे टॉपिक पढ़ने ही है, ठीक है, और कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैंने पहले ही बता दिया जो तुम्हारी स्पीड इंक्रीज करेगा। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो तुम प्रैक्टिस करते हो। 500 क्वेश्चन कर लिए, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, एग्जाम वाले ने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, अलग घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, अब 500 क्वेश्चन करके आया, 5000 करके आया, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो। क्वेश्चंस नहीं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेके भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक जो एक्स्ट्रा टिप है, ये लास्ट टिप है और ये बस एक एक्स्ट्रा टिप है कि इंग्लिश के लिए जितना हो सके उतना पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मतलब फ्री बैठे हो, आर्टिकल पढ़ लिया, कॉमिक्स पढ़ ली, कॉमिक बुक्स आती हैं वो पढ़ ली, मैगजीन पढ़ ली, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ लिए, इंटरनेट पे आर्टिकल जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे, कुछ भी तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है तो ऐसे कुछ भी आर्टिकल्स, कॉमिक्स, मैगजीन्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो। अगर बुक्स पढ़ सकते हो तो बेस्ट, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें एक हैबिट डाल देगा तुम्हारे अंदर। मतलब तुम, कुछ लोगों को ये होता है कि कन्वर्ट करना पड़ता है इंग्लिश से हिंदी में या इंग्लिश से गुजराती में या जो भी आपकी भाषा है, तो जब आदत पड़ जाएगी इंग्लिश की तो वो करना नहीं पड़ेगा। तो इंग्लिश जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अगर बुक्स, आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा कि बुक्स पढ़ो, लेकिन अगर बुक्स नहीं पढ़ सकते हो तो यहाँ से शुरू करो। कॉमिक बुक तो पढ़ सकते हो, कॉमिक बुक में तो पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं, थोड़े से वर्ड में, कॉमिक बुक से स्टार्ट करो। मैगजीन्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो छोटे छोटे। जब यहाँ पे एफिशिएंट, जब यहाँ पे लगे कि हाँ अब ये मेरे को समझ आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे यहाँ जाओ, छोटी छोटी बुक्स से स्टार्ट करो, फिर बड़ी बुक्स उठाओ, ठीक है। इंग्लिश का यही फंडा है, एडिटोरियल और वोकैब तो करना ही है, साथ में जितना पढ़ सकते हो, जितना तुम्हारे अंदर ताकत है पढ़ने की, उतना इंग्लिश पढ़ो और उसे समझने की कोशिश करो। जितना करोगे उतना स्कोर बढ़ेगा। बस ये 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 7 पॉइंट्स हैं। ये मेरे मेजर, जो मेरी प्रिपरेशन में जो सबसे मेजर पॉइंट्स है वो यही 7 पॉइंट्स थे। काफ़ी लंबा ऑलरेडी वीडियो हो चुका है मेरे ख्याल से। तो इन 7 पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है, कुछ भी हो जाए इनको नहीं छोड़ना, ठीक है। और उसके अलावा छोटी छोटी और टिप्स और ट्रिक्स हैं या और भी कुछ हैं, वो तुम जैसे जैसे करोगे तुम खुद समझते जाओगे। हाँ, एक और चीज़ है, एक ये मतलब मेरे को लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट को, चाहे तुम किसी की भी तैयारी करते हो, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है, कि ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ कि 6 AM वेकअप, 8 AM, ऐसा बीच में बोला 7 AM को वर्कआउट करेंगे, 8 AM को मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, ऐसा मत बनाओ। ये मेरे लिए कभी काम नहीं करता पर्सनली, मैं आसपास जितने लोगों के जानता हूँ उनके लिए भी काम नहीं करता, ठीक है। तुम अपना डेली लिस्ट बनाओ, ऐसा शेड्यूल बनाने से अच्छा है लिस्ट बनाओ। क्या लिस्ट बनाओ कि आज मुझे ये क्या बोलते हैं 5 पजल सॉल्व करनी है, आज मुझे 5 सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, उसके बाद में ऐसे सर्कल, ये पूरी लिस्ट बना लो और इसके अंदर छोटी से छोटी चीज जो तुम्हारे दिन की है सब डाल दो। कि जैसे क्या बोलते हैं, ब्रश करना है, कि आज मुझे सुबह ब्रश करना है, हर चीज इसके अंदर डाल दो। आज मुझे वर्कआउट करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, पूरी की पूरी लिस्ट बना दो। सुबह उठने से रात के सोने तक तुम्हें जितने काम करने हैं, अब वो काम तुम कब करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडियली ऑब्वियसली तुम इतना तो मतलब इतनी तैयारी करो, इतना तो लॉजिक है कि तुम ब्रश सुबह करोगे, ठीक है। तो ये नहीं बोल रहा ना, लेकिन जैसे ये पढ़ने वाली चीज है कि 5 पजल, अब 5 पजल मैं सुबह 11 बजे करूँ, रात को 11 बजे करूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बस ये ध्यान है कि जब मैं रात को सोऊंगा, चाहे मैं 4 बजे सोता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे 4 बजे मैं सोऊं, लेकिन 4 बजे सोने से पहले ये मेरे टिक होने चाहिए सारे।
ये गोल बनाओ। ऐसे जब शेड्यूल बनाओगे ना तो गिल्ट नहीं आता। मान लो तुम्हारा 8 बजे क्या बोलते हैं पढ़ने का टाइम था, 8 बजे तुम पबजी खेलने लगे। मैं भी खेलता था प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को भी ऐसा क्या बोलते हैं वो एक फ्रेश होने के लिए क्या बोलते हैं चाहिए थी कुछ चीज़, तो मैं उस टाइम पे पबजी खेलता था। रोज रात को मैं और मेरे दोस्त पबजी खेलते। अब मान लो 8 बजे तुमने लगा दी कोई है ना एक गेम लगा दी, और अब तुम्हें लग रहा है कि यार अब तो 8 बजे तो पढ़ने का टाइम था, तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा शेड्यूल होगा ना तो क्या होगा, कोई बात नहीं, गेम खेल ली, अब पढ़ लेते हैं, टाइम तो फिक्स ही नहीं है। ये कब करना है, रात को 2 बजे करूंगा मैं पजल, 3 बजे करूंगा। टारगेट क्या है, सोने से पहले ये खत्म करना है। ठीक है, तो शेड्यूल इस तरीके का बनाओ। तो ये आई थिंक 8 पॉइंट हो गया। इतनी चीजें जो मेरे ध्यान में है, जो हर एक एस्पिरेंट को, चाहे तुम जो भी तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखो, इन 8 चीजों का। अगर और कुछ होता है या और किसी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड तुम्हें कोई डाउट है, तुम्हें कोई क्वेश्चन है, तो तुम कमेंट करो नीचे, मैं कोशिश करूंगा अगर मैं उसे क्लियर कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।